हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय साइकोलॉजी चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बंदूरास कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी पढ़ेंगे। बंदूरा के संज्ञानात्मक जो पर्सनालिटी का थ्योरी है उसको हम लोग पढ़ेंगे। कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी का प्रतिपादन बंदूरा 1965 ने स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी के विरोध में किया था। जो बंदूरा थे वो व्यवहारवादियों का जो थ्योरी था स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, उसके विरोध में अपने कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी का प्रतिपादन किए थे। व्यवहारवादियों ने व्यवहार को एस-आर कनेक्शन का परिणाम माना और कहा कि एस-आर यूनिट ही पर्सनालिटी स्ट्रक्चर का मूल तत्व है। व्यवहारवादियों ने बताया कि व्यक्तित्व के निर्माण में स्टिमुलस रिस्पॉन्स का बहुत ज़्यादा महत्व है, जबकि बंदूरा ने पर्सनालिटी स्ट्रक्चर थ्योरी स्ट्रक्चर में कॉग्निटिव वेरिएबल जैसे नीड, ड्राइव, इमोशन आदि पर विशेष बल दिया। बंदूरा ने कहा कि एस और आर के बीच में जो कॉग्निशन है वो इंटरवेनिंग वेरिएबल का काम करता है और उसके बिना कॉग्निशन का एस और आर के बीच में जो कॉग्निशन है वो इंटरवेनिंग वेरिएबल का काम करता है और बिना कॉग्निशन के व्यक्तित्व का निर्माण नहीं हो सकता है। उन्होंने कॉग्निशन वेरिएबल के लिए जैसे नीड, ड्राइव, इमोशन आदि पर विशेष बल दिया है। इनका विचार है कि कॉग्निटिव वेरिएबल एस और आर के बीच इंटरवेनिंग वेरिएबल के कार्य करते हैं। बंदूरा ने दावा किया है कि व्यक्तित्व की रचना करने वाले व्यवहार केवल अनुकूलन के द्वारा ही नहीं बल्कि अवलोकन के द्वारा भी प्राप्त होती है। यह सिद्धांत ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के व्यवहार अर्जन का आधार मानता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के परफॉर्मेंस के ऑब्जर्वेशन से किस प्रकार सीखता है, यही इस सिद्धांत का केंद्र बिंदु है। इस सिद्धांत का केंद्र बिंदु यही है कि व्यक्ति दूसरे का नकल करके, इमिटेशन करके, ऑब्जर्वेशन करके अपने मॉडल को, अपना पर्सनालिटी का निर्माण करता है। यही इस सिद्धांत का केंद्र बिंदु कि जैसा व्यक्ति देखता है अपने मॉडल को वैसे ही हो जाता है। अगर देखता है कि अगर उसका मॉडल बहुत अच्छा है, अच्छे व्यक्तित्व का है, वो बहुत उसमें अच्छा इंसानियत है, आदर्श काम करता है, वो लोगों का सेवा करता है, परोपकारी है, तो वो भी एक अच्छा इंसान बन जाता है। अगर देखता है कि उसका मॉडल खून खराबा करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, तो वो भी वैसा ही हो जाता है। तो ऑब्जर्वेशन लर्निंग को इन्होंने केंद्र बिंदु में रखा है। बंदूरा 1969 में लिखा है कि समाज में कुछ मॉडल्स होते हैं जिनके व्यवहारों एवं व्यवहार प्रतिरूपों का इमिटेशन दूसरे लोग करते हैं। बंदूरा ने कहा कि हर व्यक्ति किसी के व्यवहार को अपनाना चाहता है, किसी के व्यवहार का इमिटेशन करता है। जैसे मोदी जी इतना अच्छा कार्य किए राजनेता के रूप में, तो वो बहुत सारे राजनेता उनका इमिटेशन करते कि हम भी उनके जैसा कार्य करें, उनके जैसा अच्छा नेता बने। जैसे बच्चे भी अपने माँ बाप का नकल करते हैं। अगर मम्मी पापा लड़ाई झगड़ा नहीं करते तो परोपकारी होते हैं, समाज सेवा करते हैं, लोगों की सहायता करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, तो बच्चे भी उनको कॉपी करके वैसे ही हो जाते हैं। अगर देखते हैं, अगर किसी समाज में सिखाया जाता है कि अगर सबको मार दो फिर तुम राजा बन जाओगे, तो वहाँ के लोग भी वैसे ही, अगर दूसरे राज्य को अगर जीतने के लिए वहाँ खूब खून खराबा करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, फिर दूसरे राज्य को आक्रामकता से जीत लेता है, तो वहाँ का प्रजा अगर राजा को मानता है अपना मॉडल, तो वो भी वैसे ही व्यक्तित्व को हो जाएगा कि अगर किसी का हमें राजपाट चाहिए तो हमें मेहनत नहीं करना है बल्कि लड़ाई झगड़ा करके वो राजपाट को हासिल करना है। तो जैसा हम लोग बंदूरा के अनुसार जैसा व्यक्ति व्यवहार अपने मॉडल के व्यवहार को अनुकूलन करता है, इमिटेशन करता है, देखता है ऑब्जर्वेशन लर्निंग के थ्रू, वैसे ही उसका व्यक्तित्व का निर्धारण हो जाता है। और ऑब्जर्वेशन लर्निंग के लिए रिवार्ड एवं पनिशमेंट का भी होना जरूरी नहीं होता है। बंदूरा के अनुसार इन्होंने कोहलर थॉर्नडाइक का जो थ्योरी था उसका इन्होंने एक तरह से विरोध किया कि रिवार्ड और पनिशमेंट लर्निंग के लिए जरूरी नहीं है। इनके अनुसार भाषा, रीति रिवाज, व्यवसाय, किसी संस्कृति की प्रथा, शैक्षणिक, सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवसाय, किसी संस्कृति की पारिवारिक प्रथा, शैक्षणिक, सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवहार आदि के सीखने में सेलेक्टिव रेनफोर्समेंट की सहायता नहीं ली जाती है, बल्कि मॉडल जो होता है पर्सन द्वारा प्रदर्शित व्यवहारों का अनुकरण करके सीख जाता है।
इससे अनुकरण करने वाले की अपने मॉडल के साथ आइडेंटिफिकेशन का भी संतोष होता है। उसको इतना मानता है, उसके अपने आप को आइडेंटिफिकेशन कर लेता है कि जैसा उसका मॉडल करेगा व्यवहार वैसे ही वो भी कर लेगा। इसके लिए वो किसी भी सेलेक्टिव रेनफोर्समेंट का सहायता नहीं लेता है। बंदूरा का विश्वास है कि आइडेंटिटेटिव लर्निंग के लिए संवेदी घटनाओं की समीपता आवश्यक है। इस तरह हम देखते हैं कि बंदूरा पर्सनालिटी स्ट्रक्चर में कॉग्निशन पर विशेष बल दिए हैं। यही कारण है कि इनके सिद्धांत को कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी कहा जाता है। और अपने सोशल कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी को प्रमाणित करने के लिए बंदूरा ने एक प्रयोग किया, जिसमें वो मॉन्टेसरी स्कूल के 33 लड़के और लड़कियों पर एक अध्ययन किया, जिसमें 2 वयस्क पुरुष को मॉडल के रूप में रखे गए और सब्जेक्ट को 3 समूहों में रखा गया। 11 11 11 3 का समूह बनाया गया और तीनों समूह के साथ टेलीविजन पर एक फिल्म दिखाई गई, जिसमें एक वयस्क व्यक्ति आया और वहां खड़ी एक लंबी सी प्लास्टिक की गुड़िया को खूब मारा। फिल्म का इतना भाग सबने देखा। तत्पश्चात तीनों समूह में भेद किए गए। एक समूह ने देखा कि एक दूसरा वयस्क आया और गुड़िया को मारने वाले मॉडल को पुरस्कृत किया। दूसरे समूह ने देखा कि एक दूसरा वयस्क आया और उसने पहले मॉडल को दंड दिया, जबकि तीसरे समूह के लिए गुड़िया की पिटाई के बाद ही फिल्म समाप्त हो गई। तो बंदूरा ने अपने थ्योरी को प्रतिपादित करने के लिए एक प्रयोग किया, जिसमें वो मॉन्टेसरी स्कूल के 33 बॉयज़ और 33 गर्ल्स को सेलेक्ट किया। और इसके लिए वो तीनों को जो सेलेक्ट किया हुआ था उनका स्टूडेंट, उसको 3 रूम में ले गए। तीनों रूम में एक टेलीविज़न लगा हुआ था और 2 मॉडल थे। 2 एडल्ट मॉडल को भी उन्होंने सेलेक्ट किया था और तीनों रूम में जो टेलीविज़न है उसमें सेम पिक्चर दिखाया गया, जिसमें एक प्लास्टिक की गुड़िया थी, उसको एक मॉडल आया और बहुत मारा। पहले वाला जो समूह था उसमें दिखाया गया कि जो पहली वाली जो है उसमें गुड़िया को खूब मारा, जो मॉडल था गुड़िया को खूब मारा और मारने के बाद उसको प्राइज़ दिया गया। और दूसरे समूह को दिखाया गया कि मारने वाला जो मॉडल है उसको दूसरा व्यक्ति ने खूब पिटाई लगाया और तीसरा व्यक्ति जब गुड़िया को जैसी प्लास्टिक से मारा तभी वो पिटाई होते होते फिल्म को समाप्त कर दिया गया। तो एक साथ कमरे में रखा गया जो अन्य खिलौने के साथ वही गुड़िया भी थी। पहले के समूह को सब्जेक्ट ने गुड़िया पर प्रहार किया क्योंकि उनके मॉडल को प्रहार के लिए रिवॉर्ड मिला था। वो गुड़िया को वो भी मारने लगे। जो पहले समूह के साथ उनके कमरे में एक गुड़िया भी थी, तो वो लोग क्या सोचा, जो पहले समूह का था कि गुड़िया को अगर हम मारेंगे तो हमें भी प्राइज़ मिलेगी। उन्होंने इमिटेशन क्या किया कि जो मॉडल है वो मारा है तो मारना अच्छा कार्य होता है कि अगर हम किसी को बहुत ज़्यादा मारेंगे तो हमें प्राइज़ मिलेगा, वो उसका कॉपी कर लिए, इमिटेशन कर लिए। दूसरे समूह ने गुड़िया के प्रति सहानुभूति दिखाई, इसलिए क्योंकि वो क्या सीखे थे, क्या इमिटेशन किए थे कि अगर हम किसी को मारते हैं तो दूसरा कोई पुलिस या कोई दूसरा उसका जो जान पहचान का वो आकर मारने लगेगा। तो मारना मतलब किसी को मारना नहीं चाहिए, ये बुराई होता है। तो वो सहानुभूति दिखाए गुड़िया के प्रति, वो नहीं मारे। और तीसरे समूह ने कोई स्पष्ट बात नहीं दिखाई क्योंकि जब तक गुड़िया की पिटाई हुई थी उसके बाद कोई रिएक्शन ही नहीं हुआ था, पिक्चर को वहीं स्टॉप कर दिया गया था। तो इससे यही बात सामने आया कि अगर जैसा हम देखते हैं, सीखते हैं अपने मॉडल के अनुसार, वैसे ही हम अपना तादात्म्य बना लेते हैं। जैसे कि द्रोण जो थे वो सिर्फ क्षत्रिय को, जो द्रोणाचार्य थे वो सिर्फ क्षत्रिय को अपना तीर धनुष सिखाते थे, लेकिन एकलव्य शूद्र थे, वो उनको दूर से ही ऑब्जर्वेशन लर्निंग करके थ्रू अपना जो धनुष विद्या था वो सीखे थे। तो यहाँ भी एक उसका उदाहरण आता है कि जैसे कि ऑब्जर्वेशन लर्निंग को बंदूरा ने बताया है, वैसे ही पर्सनालिटी के डेवलपमेंट के लिए बताया है कि ऑब्जर्वेशन लर्निंग ही सबसे ज़्यादा इमिटेशन ही ज़रूरत होती है। तो इसके लिए ये एग्जाम्पल भी एक सटीक होता है कि द्रोणाचार्य सिर्फ क्षत्रिय को सिखाते थे अपने गुरुकुल में धनुष विद्या, लेकिन एकलव्य तो बाहर से ही ऑब्जर्वेशन लर्निंग के थ्रू ही सीख लिया था धनुष विद्या। तो बंदूरा ने अपने सिद्धांत में व्यक्तित्व मापन के लिए फ्री एसोसिएशन, ड्रीम एनालिसिस और प्रोजेक्टिव टेक्निक, ये सब जो फ्रायड द्वारा फ्री एसोसिएशन है, ड्रीम एनालिसिस है, इसके भी सिद्धांत को उन्होंने
अपने प्रविधि के लिए प्रयोग नहीं किया, इसको भी उन्होंने काट दिया। कॉग्निटिव वेरिएबल के मापने के लिए सेल्फ रिपोर्टिंग टेक्निक की सिफारिश इन्होंने की कि कोई फ्री एसोसिएशन, ड्रीम एनालिसिस और प्रोजेक्टिव टेक्निक व्यक्तित्व के निर्धारण के लिए, प्रविधि के लिए, जांच के लिए जरूरी नहीं होता है। सेल्फ रिपोर्टिंग टेक्निक ही सबसे जरूरी होती है। तथा व्यक्तित्व सिद्धांत में लेबोरेटरी और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का इन्होंने व्याख्या किया। जो स्टूडेंट था इसमें, जो 33 स्टूडेंट था वो क्या था, डिपेंडेंट वेरिएबल था। जो मॉडल था वो क्या था, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। तो इन्होंने लेबोरेटरी और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पर अधिक बल डाला है। बंदूरा के अनुसार ऑब्जर्वेशन पर आधारित सोशल लर्निंग में निम्नलिखित 4 प्रक्रियाएं होती हैं। पहला होता है अटेंशन। ऑब्जर्वेशन लर्निंग का आरंभ ध्यान से होता है। अगर हम अपने जो सब्जेक्ट है, जो मॉडल है, सब्जेक्ट नहीं, जो मॉडल है, उस पर अगर हम अच्छे से उसका ऑब्जर्वेशन लर्निंग करते हैं तो हम अपने आइडियल और मॉडल पे अगर हम अच्छे से ध्यान देते हैं तो मॉडल के बिहेवियर का हम लोग अनुकरण करते हैं। और मॉडल के तरफ ध्यान आकर्षण के कई कारण होते हैं, जिनमें आदर्श व्यवहार के साहचर्य, प्रतिरूप तथा कार्यात्मक मूल मुख्य होते हैं। जैसे कि भी पहले भी बताएं कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने किसी न किसी मॉडल को चुनता है, अपने लाइफ में किसी को आइडियल बनाता है। अगर कोई बिजनेसमैन है, अगर वो रतन टाटा को अपना आइडियल और मॉडल बनाया है, तो उनका जो ऑब्जर्वेशन लर्निंग करेगा, उनका केस हिस्ट्री देखेगा, उनका जो बिजनेस स्टडी है वो सब देखेगा, और उनके तरह वो काफ़ी ध्यान से उनका सारा कुछ का अध्ययन करेगा कि कैसे वो अपने बिजनेस को स्टार्ट किए, कैसे वो अपने बिजनेस को काफ़ी एलोब्रेट किए, कैसे देश में विदेश में उनका नाम है, उनका एक सूक्ष्म से सूक्ष्म अध्ययन करेगा और वो उस पर अटेंशन देगा, तभी उनका बिहेवियर ऑब्जर्वेशन लर्निंग कर पाएगा। मॉडल के तरफ से ध्यान आकर्षण के कई कारण हैं, जिनमें आदर्श व्यवहार के साहचर्य, प्रतिरूप का कार्यात्मक मूल्य मुख्य है। रिटेंशन, धारण। इस अवस्था में व्यक्ति आदर्श व्यवहार के सभी सार्थक व्यवहारों को याद रखेगा और उसे धारण करेगा। देखेगा कि कैसे कैसे जो रतन टाटा, कोई बिजनेसमैन जो उनका बड़ा सफल बिजनेसमैन बनना चाहता है, रतन टाटा के सभी आदर्श व्यवहार का सार्थक करेगा और धारण अपने मस्तिष्क में करेगा कि किस प्रकार वो कार्य करते थे, किस प्रकार वो मैनेजमेंट करते थे कि अपने बिजनेस को इतना सफल किए। तो उनका वो व्यक्ति धारण करेगा अपने मस्तिष्क में। ऐसा नहीं करने से ऑब्जर्वेशन लर्निंग की प्रक्रिया संपन्न नहीं होगी। मॉडल के सार्थक व्यवहार को धारण करने के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति उसे इनकोड करे तथा संकेत के रूप में रिप्रेजेंट करे। जब वो सारा रतन टाटा का केस हिस्ट्री पढ़ेगा, सारा बिजनेस मॉडल को समझेगा, तो उसके लिए उस सारे को इनकोडिंग करेगा, कोडिंग करेगा अपने मस्तिष्क में, तभी वो रिटेंशन करेगा, तभी वो अपना जो भी प्रोजेक्ट है उसमें अच्छे रूप से अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएगा। बंदूरा के प्रयोग में बच्चों ने आदर्श व्यवहार को जिस रूप में देखा उसे रिप्रेजेंट भी किया। बंदूरा का जो हम लोग प्रयोग अभी देखे हैं कि पहला मॉडल आक्रामक व्यवहार के लिए प्राइज मिला, तो पहला जो ग्रुप था वो क्या सीखा था कि अगर हम लड़ाई झगड़ा करेंगे तो हमें, किसी को मारेंगे तो हमें प्राइज मिलेगा, तो वहाँ वो व्यवहार सीखा। दूसरा व्यवहार सीखा था कि अगर हम किसी को मारेंगे तो हमें पनिशमेंट मिल सकती है, वहाँ वो व्यवहार सीखा। तीसरा ने कोई नहीं देखा क्योंकि पिक्चर आधे पे ही रोक दी गई थी। तो वही यहाँ लिखे कि बंदूरा के प्रयोग में बच्चों ने आदर्श व्यवहार को जिस रूप में देखा वैसे वो रिप्रेजेंट भी किए, जो रूम में रखी गुड़िया थी उसके साथ। जेफरी 1976 के अनुसार ऑब्जर्वेशन के दौरान व्यक्ति अपने आप से वर्णन करता है कि मॉडल क्या कर रहा है। ये शाब्दिक वर्णन एक तरह का कोड बन जाता है, जिसे बाद में व्यक्ति बिना प्रकट व्यवहार किए ही मन रिहर्सल कर लेता है। जो तीसरा है वो मोटर स्किल। पहली तथा दूसरी प्रक्रियाओं का संबंध लर्निंग से है, अतः रिटेंशन स्टेज में व्यक्ति आदर्श व्यवहार सीख लेता है परंतु परफॉर्मेंस नहीं कर पाता। परफॉर्मेंस के लिए मोटर स्किल की आवश्यकता होती है। व्यक्ति किसी व्यवहार को ऑब्जर्वेशन के आधार पर सीख सकता है, किंतु मोटर
डिफेक्ट के कारण वो निष्पादन नहीं कर पाता। जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है, जैसे जैसे आप जब वो बोलना नहीं सीखता है, लेकिन आप उसे बार बार सेम बात बताइएगा, समझाइएगा, वो देखेगा, ऑब्जर्वेशन लर्निंग करेगा, तो बोल नहीं सकता, उस समय वो बोल नहीं पाएगा। लेकिन वो अपना सारा जो बात आप लोग जो हमारे से सीखा रहेगा, जैसे हम बार बार उसे याद करवाने का कोशिश करेंगे, बार बार उससे बोलेंगे, वो उसका रिटेंशन स्टेज में वो व्यवहार सीख लेता है। और जब वो बोलना शुरू करता है तो वो सारे बात जो हम लोग उसके साथ बार बार रिपीट करते हैं वो उसको बखूबी निभाता है, वो अच्छे से उसको बोल पाता है। मोटर स्किल जब उसका आता है बच्चा का, तो वो उस बात को, भाषा को अच्छे से बोलने लगता है, जब उसका भाषा का विकास हो जाता है। मोटर स्किल की क्षमता अभ्यास से बढ़ती है। जब बार बार हम लोग सेम बात बच्चे को सिखाएंगे तो उसका मोटर स्किल का विकास होगा और वो सब बात सीख लेगा और जल्दी से बोलने लगेगा, जिससे जटिल निष्पादन का अर्जन जल्दी होता है और उसमें सुधार होते रहता है। वो हर समय नया नया बात सीखते रहेगा जब उसका मोटर स्किल का निर्माण हो जाएगा। इंसेंटिव, प्रोत्साहन। ऑब्जर्वेशन लर्निंग की इस अंतिम अवस्था में व्यक्ति परफॉर्मेंस करता है। जब ऑब्जर्वेशन बिहेवियर लाभदायक होता है तो पुरस्कार मिलने की आशा होती है, तथा पुरस्कार मिलने तो व्यक्ति उस व्यवहार को निष्पादित करता है। लेकिन जब वह व्यवहार हानिप्रद होता है तथा दंड का भय होता है तो व्यक्ति उस व्यवहार को निष्पादित नहीं करता। इस प्रकार ऑब्जर्वेशन का आउटकम व्यक्ति के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव इंसेंटिव कार्य करने लगता है कि जैसा अगर पुरस्कार अगर कोई अच्छा कार्य किया तो उसको पुरस्कार मिलेगा, अगर खराब काम किया तो उसको दंड मिलेगा। तो उस हिसाब से ऑब्जर्वेशन के लिए आउटकम व्यक्ति के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव इंसेंटिव का कार्य करने लगता है। इस तरह स्पष्ट है कि बंदूरा का सिद्धांत वास्तव में व्यवहारवादी सिद्धांत का संज्ञानात्मक सिद्धांत का समन्वित रूप है, क्योंकि बंदूरा यह स्पष्ट बताना चाहते थे कि ह्यूमन बिहेवियर, कॉग्निटिव बिहेवियर तथा एनवायरमेंटल निर्धारक के बीच सतत अंतःक्रिया का प्रतिफल है। स्टेले 1979 में भी कहा है कि सोशल लर्निंग थ्योरी रिप्रेजेंट्स एज ब्रिज फ्रॉम बिहेवियर एंड कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग। जो सोशल लर्निंग थ्योरी है वो क्या करता है, एक ब्रिज का काम करता है व्यवहारवादी और संज्ञानवादी थ्योरी के बीच। सीखने के व्यवहारवादी और संज्ञानात्मक थ्योरी के बीच सोशल लर्निंग थ्योरी एक ब्रिज का काम करता है। तो बंदूरा शॉर्ट में यही बोल सकते हैं कि बंदूरा जो है वो सामाजिक सीखने सिद्धांत दिए थे और व्यवहारवादी के विरोध में किए थे। व्यवहारवादी एसआर थ्योरी दिए थे और ये एस और आर के बीच में इंटरवेनिंग वेरिएबल कॉग्निशन को लाए थे। और बंदूरा के अनुसार अधिकतर मानव व्यवहार अर्जित होते हैं जिन्हें व्यक्ति अपने जीवन काल में सीखते हैं, तथा मानव व्यवहार के संपोषण विकास की व्याख्या के लिए सीखने के नियम पर्याप्त हैं। बंदूरा के अनुसार 3 कारक, बाह्य कारक, वातावरण कारक, संज्ञानात्मक कारक एवं आंतरिक घटनाएं तथा व्यवहार का परस्पर प्रभाव सदैव पड़ता है। और उपरोक्त 3 कारकों का केंद्र बिंदु उन्होंने सेल्फ सिस्टम को बताया, सेल्फ रिपोर्ट को बताया। आत्मतंत्र का कार्य सेल्फ रेगुलेशन, आत्मनियमन है, जिसका प्रत्यक्षण एवं चिंतन से विशेष संबंध है। आत्मनियमन में आत्म प्रेक्षण और निर्णय प्रक्रिया तथा आत्म अनुक्रिया के बीच प्रक्रियाएं सम्मिलित होता है। बंदूरा का मत है कि व्यक्ति दूसरे के व्यवहार का निरीक्षण करने के बाद उसे दोहराकर वैसा ही करता है और उसे वो मॉडलिंग कहते हैं। बंदूरा ने व्यक्तित्व मापन के लिए प्रतिवेदन प्रविधियों, जो सेल्फ रिपोर्ट टेक्निक है, उसकी मान्यता दी है और उन्होंने स्वतंत्र साहचर्य, स्वप्न विश्लेषण, ये सब जो विधि है इसको भी विरोध किए हैं। ये हम लोग पढ़ लिए बंदूरा का थ्योरी। अब हम लोग इनका इवोल्यूशन ऑफ सोशल लर्निंग थ्योरी पढ़ेंगे। तो बंदूरा के पर्सनालिटी थ्योरी के मूल्यांकन करने पर इनके निम्नलिखित गुण और दोष दृष्टिगोचर होते हैं। मेरिट ऑफ, पहले हम लोग मेरिट पढ़ेंगे फिर हम लोग डिमेरिट देखेंगे। मेरिट ऑफ बंदूरास थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, इसके निम्नलिखित प्रमुख गुण हैं। जेली एंड जिगलर के अनुसार वेरिएबिलिटी की कसौटी पर यह सिद्धांत काफी संतोषजनक है। यह सिद्धांत काफी ऑब्जेक्टिव और एम्पेरिकल है। यह सिद्धांत में ऑब्जेक्टिव तो है और क्या है, एम्पेरिकल, अनुभविक है और ऑब्जेक्टिव भी है।
यह सिद्धांत शोध मूल्य के दृष्टिकोण से भी संतोषजनक है। जेली एंड जिगलर के अनुसार यौन भूमिका विकास, परोपकारी व्यवहार, सामाजिक कौशल आदि क्षेत्रों में इस सिद्धांत ने शोध कार्य को काफ़ी उत्प्रेरित किया है। इस सिद्धांत जिन प्रत्ययों की चर्चा की गई है के बीच इंटरनल कंसिस्टेंसी पाई जाती है। इनके सिद्धांत से निकाली गई मॉडलिंग टेक्निक एक ऐसी विधि प्रत्यय है जो मनोविज्ञान के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध हुई है। यह सिद्धांत अधिकतर शोध मनोवैज्ञानिकों एवं नैदानिक मनोवैज्ञानिकों द्वारा 20वीं सदी के व्यक्तित्व के अध्ययन एवं उपचार में एक रचनात्मक क्रांति के रूप में स्वीकारा गया है। इतने मेरिट्स होने के बावजूद भी इनके कुछ डिमेरिट हैं। जो सबसे पहला है, इस सिद्धांत का सबसे बड़ा आरोप है कि बंदूरा ने व्यवहारवाद के मूल नियम का ही उल्लंघन कर दिया। उन्होंने एसआर जो स्टिमुलस रिस्पॉन्स है उसका विरोध कर दिया, उसके बीच में वो कॉग्निशन लाया, तो व्यवहारवाद के नियम का वो उल्लंघन किए हैं। मैडी के अनुसार बंदूरा के सामाजिक शिक्षण सिद्धांत में संज्ञानात्मक पक्ष प्रधान है, जो व्यवहारवाद के क्षेत्र से बाहर, व्यवहारवाद के क्षेत्र से उनका जो संज्ञानात्मक पक्ष पर जो ज़्यादा फोर्स किए हैं वो व्यवहारवाद का उल्लंघन करता है। इसी तरह डिकैप्ट्रो 1980 के अनुसार बंदूरा के सामाजिक शिक्षण सिद्धांत न केवल व्यवहारवादी परंपरा से विचलित है, बल्कि इसमें मानवतावादी सिद्धांत के कई प्रत्ययों को लिया गया। इनका झुकाव मानवतावादी की तरफ भी था, जो व्यवहारवादी के सिद्धांत के खिलाफ है। जेली एंड जिगलर के अनुसार बंदूरा के सिद्धांत में समग्रता के गुण अपेक्षाकृत कम है। इनके अनुसार फंक्शनल सिग्निफिकेंस के दृष्टिकोण से भी यह संतोषप्रद नहीं है। स्कल्ज आदि का जो विचार है उसमें बंदूरा ने अपने व्यक्तित्व सिद्धांत में यह स्पष्ट नहीं किया है कि संवेग तथा संघर्ष किस तरह से मानव व्यवहार का दिशा निर्देश करता है तथा उसे नियंत्रित करता है। इस तरह हम देखते हैं कि इस सिद्धांत में गुण के साथ दोष भी है। बावजूद इसके आधुनिक मनोवैज्ञानिक इस सिद्धांत का काफ़ी स्वागत किया है, क्योंकि यह न पूर्णतः मानवतावादी है, न पूर्णतः व्यवहारवादी है, न पूर्णतः संज्ञानवादी है, मगर तीनों के बीच एक ब्रिज का काम करता है और इसका रिसर्च वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है। इसलिए इसका आधुनिक मनोविज्ञान इस सिद्धांत का काफ़ी स्वागत किए हैं। तो बंदूरा का ये जो सिद्धांत है काफ़ी इम्पॉर्टेंट थ्योरी है और ये एग्ज़ाम में आता है। और बंदूरा का कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी लर्निंग थ्योरी और पर्सनालिटी आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। ये एग्ज़ाम के व्यू से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको पढ़िए और समझिए।